पार्ट 13 साहसी मन। यदि मैं अपने बारे में कहूं तो मैं इतना धनी नहीं था कि अपनी नौका खरीदकर समुद्र की सैर कर पाता, इसलिए मैंने अपना यह शौक समुद्र में तैर कर पूरा कर लिया। मुझे भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्रों जैसे मुंबई, पुरी आदि ने सदा ही बहुत रोमांचित किया है, परंतु मैंने इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद ही पॉक स्ट्रीट को तैर कर पार करने के बारे में सोचा। भारतीय इतिहास में इसे अभी तक किसी ने भी तैरकर पार नहीं किया था। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित यह एक खतरनाक समुद्र है। इस समुद्र में कई अनजाने खतरे थे। सन 1960 से ही मैंने स्वयं को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। पॉक स्ट्रीट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। मुझे शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि पॉक स्ट्रेट के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लहरों के उतार चढ़ाव के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जान पाया। इंग्लिश चैनल इतना प्रसिद्ध है कि उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि चैनल का अपना एक तैराकी संघ है, कुशल मार्गदर्शक हैं, वहां किराए पर नौका भी उपलब्ध है। साथ ही साथ लहरों के उतार चढ़ाव और मौसम की सटीक जानकारी सदैव उपलब्ध रहती है। एक तैराक के लिए पॉक स्ट्रेट को पार करने के लिए केवल मार्च माह के 30 दिन ही अनुकूल और उपयुक्त होते हैं। अनजान समुद्री खतरे पॉक स्ट्रेट को तैराकों के लिए और खतरनाक बना देते हैं। वहां के गर्म पानी में अत्यंत खतरनाक किस्म के जीव जंतु रहते हैं। नरभक्षी टाइगर शार्क से लेकर गहरे पानी में रहने वाली बाराकुड्डा मछली जो किसी भी हिलती हुई वस्तु पर हमला कर देती है, यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। आप टाइगर शार्क तथा बाराकुड्डा को विशेष रसायन तथा बंदूक से दूर रख सकते हैं, परंतु समुद्री सांप का कुछ नहीं किया जा सकता। एडम्स ब्रिज के कारण छोटी छोटी चट्टानों पर बहुत से सर्प रहते हैं। सभी अत्यंत विषैले हैं। एक बात है जो जल व थल के सर्पों को एक दूसरे से भिन्न करती है कि समुद्री सर्प को यदि न छुएं तो वे काटते नहीं, परंतु तैराक कब किससे टकरा जाए ये कहा नहीं जा सकता। मुझे एक मजबूत सहायक दल की जरूरत थी। मेरे दल में 100 से 150 सदस्य थे और हमारे पास 12 नौकाएं थीं। अगर जल सेना ने सहयोग न दिया होता तो मेरे सभी प्रयास विफल हो जाते। एडमिरल चैटर्जी ने आदेश दिया कि हमें सुकन्या और शारदा नामक 2 जलपोत दिए जाएं। ये दोनों पोत हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए दिए गए थे। 3 अप्रैल 1966 ईस्वी को सुबह के 5 बजे तैराकी अभियान शुरू होना था। हमें 7 बजे श्रीलंका के लिए अपना अभियान आरंभ करना था, लेकिन समुद्र में अचानक आए तूफान के कारण उसे 48 घंटों के लिए स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 5 अप्रैल 1966 ईस्वी को सुबह 5:45 पर मैंने तैरना आरंभ किया। वह पूर्णिमा की रात थी, जिस समय लहरें पूरे उफान पर होती हैं। फिर भी मैंने अपना अभियान शुरू कर ही दिया। कुछ अनुभवी लोगों ने बताया कि इस समय चांद का लहरों पर कोई अधिक असर नहीं पड़ता। ध्यान देने वाली बात यह थी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कभी भी आ सकता था। यदि ऐसा हो जाता तो अगले 11 महीनों तक कोई प्रयास नहीं किया जा सकता था। इसलिए सभी जल्दी से जल्दी यह अभियान पूरा करना चाहते थे। मैंने अनुमान लगाया कि 12 से 15 घंटे तैरने पर मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता था। मेरा यह अनुमान मेरे द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी और तथ्यों पर आधारित था। बाद में मुझे पता चला कि वे सही नहीं थे। चारों ओर घुप अंधेरा छाया था। तीव्र लहरों के विपरीत तैरना आरंभ कर दिया। अक्सर तैराक ऐसा ही करते हैं। इससे हम सतर्क रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जल्दी ही सूरज निकल आया और 9 बजते बजते भूमध्य सूर्य का ताप अपना असर दिखाने लगा। 10 बजते बजते गर्मी और प्यास से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैंने ढेर सारा नारियल पानी, शहद, नींबू पानी और बर्फ का ठंडा पानी पिया, पर सब बेकार। हमने आधा रास्ता 12 बजे तक पार कर लिया था। मुझे 2:30 बजे यह सूचना मिली कि भारतीय सीमा से मैं केवल 8 मील की दूरी पर था। मैंने अंदाजा लगाया कि धनुषकोडी पहुंचने में मुझे लगभग 3 घंटे का समय लगना चाहिए। शाम तक सब ठीक ही चल रहा था। 7:30 बजे मैंने लेफ्टिनेंट मार्टिन से पूछा कि हम कितनी दूर हैं।
उन्होंने बताया कि लगभग 2 मील की दूरी पर। बाद में मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया जब लेफ्टिनेंट शर्मा ने बताया कि हम वास्तव में 6 मील दूर हैं। मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वास्तव में हम धनुषकोडी के बजाय रामेश्वरम की ओर चले गए थे। यह अभियान के लिए एक बुरा क्षण था। मुझे पता था कि रात के 8 बजते बजते लहरें अपने चरम उफान पर होंगी। शीघ्र ही शांत लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस समय तक मैं लगभग 15 घंटे लगातार तैर चुका था। मेरा सामना एक विशालकाय समुद्री सर्प से हुआ। लेफ्टिनेंट मार्टिन ने उसे बंदूक की गोली से मार दिया और मेरी जान बचाई। मैं केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे आगे बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे तूफान बढ़ जाता था, रास्ता भटकने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। साजो सामान से लदी चारों नावों को मेरे साथ आगे बढ़ना अब कठिन होता जा रहा था। अब लेफ्टिनेंट मार्टिन ने अभियान का संचालन करने का निश्चय किया। कभी वे अपनी नाव द्वारा तो कभी मेरे आगे तैरकर मेरा मार्गदर्शन करने लगे। इस बीच मुझसे कई समुद्री सर्प टकराए। नावों से बंदूकों की आवाजें और प्रकाश रात के भयावह सन्नाटे को चीर जाते थे। अंततः रात के 1 बजे के करीब समुद्र थोड़ा शांत हुआ। असहनीय पीड़ा और थकान से मेरा बुरा हाल था। मैंने जल्दी जल्दी तैरना शुरू कर दिया। सारी रात समुद्र से सीटी सुनाई देती रही। सुबह के लगभग 3 बजे मुझे धनुषकोडी का चमकीला रेतीला किनारा दिखाई पड़ने लगा। अभी 2.5 घंटे का सफर बाकी था, परंतु रेत का तट दिखाई देते ही मेरी थकान मानो छूमंतर हो गई। अब मैं दोगुने उत्साह से भर उठा और तैरने लगा। धीरे धीरे किनारा पास आने लगा। 40 मील लगातार तैरने के बाद मैं तट पर पहुंच ही गया। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। वह स्वागत आज भी भुलाए नहीं भूलता। 1 दिन और 1 रात लगातार तैरने के बाद मेरे शरीर का अंग अंग टूट रहा था। मैं भारत की सीमा पर पहुंच चुका था। उसका वर्णन शब्दों में कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे खुशी से नाच रहे थे। ऑपरेशन स्नेक्स एंड शार्क शानदार ढंग से संपन्न हुआ था। सुकन्या के रेडियो कक्ष से संपूर्ण विश्व को यह संदेश प्रसारित कर दिया गया कि 7:24 पर तैराकी अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जैसे ही मैं सुकन्या पर सवार हुआ, मुझे राष्ट्रपति का संदेश मिला, जिसे पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। यह मेरे इस जोखिम भरे अभियान का सर्वोत्तम क्षण था। यह अभियान मैंने किसी पदक या सम्मान को प्राप्त करने की लालसा में पूर्ण नहीं किया था, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए किया था कि यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल सतत प्रयास की।